उत्तराखंड विधानसभा में आज यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाना है। देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा जहां पर यूसीसी लागू होगा। इसी सिलसिले में बात की हमने शाजिया अलमीजी के साथ। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आज उत्तराखंड में आज बिल पेश हुआ और सबसे पहला राज्य बना, तो मैम इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि उत्तराखंड के जो जितने भी नागरिक हैं उनको शुभकामनाएं भी दूंगी और कहना चाहूंगी कि बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत जरूरी चीज हुई है। ये जो बिल है, देखिए इसका पूरा कॉन्सेप्ट और इसका पूरा आइडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो सभा थी जिसने बनाया था देश के संविधान को, उन्होंने बैठकर इसके बारे में सोचा था। और अब देखिए कि वो दिन और आज का दिन बाकायदा आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कहा गया है कि हर एक सरकार का, जो आगे की सरकारें होंगी, ये उनका दायित्व है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, यानी कि पूरी तरह से संविधान के दायरे में है। इस पर बहुत ज्यादा एक तरह के एक तुष्टीकरण की एक राजनीति चलती रही। इसके चलते कोई सरकार इसको लाने के लिए पहले तैयार नहीं थी, ये जानते हुए कि इसकी जरूरत है। अच्छा, अगर आप देखिए क्रिमिनल लॉस को, जो सीआरपीसी के तहत आते हैं, तो उसमें तो सब लोग बराबर हैं, लेकिन जब बात आती है पर्सनल लॉस की, जिनका लेना देना महिलाओं से है, बच्चों से है, इसका मामला है शादी से, तलाक से, संपत्ति से, गोद लेने से, तो उस मामले में जो है सब मजहब के पर्सनल लॉज आ जाते हैं। और जहाँ पे हमारी महिलाएं जो बराबर की हकदार हैं और भागीदार हैं, संविधान जिनको पूरी तरह से हक देता है, वहाँ पे उनके साथ ज्यादती होती है। और वो उनके साथ इतना भेदभाव है, क्योंकि हर एक मजहब में आप देखेंगे कि समान कानून नहीं है। तो एक ही परिवार है, प्रधानमंत्री ने कहा था, परिवार एक है, सदस्य कहीं है, एक सदस्य के साथ एक कानून, दूसरी सदस्य के लिए दूसरा कानून, ये कहाँ तक सही है? अगर ऐसा होगा और सिर्फ इस आधार पर कि आप महिला हैं और कोई पुरुष है, या आप बेटी हैं कोई बेटा है, या आप बहू हैं और कोई दामाद है, तो आप बताइए सही है कि नहीं? तो ये सोचने की जरूरत है हमें। और हम आखिरकार जो ये लैंगिकता के आधार पर भेदभाव है, उसको कैसे खत्म करेंगे? इसका असर ना सिर्फ मुसलमानों पर, बल्कि सिखों पर, पारसियों पर, सारे धर्म की महिलाओं पर, उनके समाज पर जुड़ता है। और सिर्फ बात महिलाओं की नहीं है, क्योंकि हर एक जो मर्द है, सोचिए वो किसी न किसी महिला का बेटा है, पति है, भाई है और पिता है। तो पूरे समाज पर इसका असर पड़ता है। हम आगे की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं जब तक हम इस तरह के भेदभाव को जारी रखेंगे? तो मतलब आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाके सभी लैंगिक आधार पर बराबर हो पाए, ये पूरा इसी का मकसद है यूनिफॉर्म? जी बिल्कुल। और ये हमारे संविधान की प्रॉमिस है। संविधान ने हमको इसके बारे में सिखाया है। तो हर तरह से जब हमारा संविधान बराबरी की बात करता है, समानता की बात करता है, समानाधिकार की बात करता है, तो क्यों इस महिलाएं हमारे इससे वंचित रहें, ये कहकर कि पर्सनल लॉ में ये है। अच्छा, अब धर्म के लोग कहेंगे कि हमारे धर्म के साथ इंटरफेरेंस हो रहा है ना? अगला सवाल आपका ये होगा कि हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो जब क्रिमिनल लॉ बराबर से हैं, तो ये क्यों नहीं होने चाहिए? क्यों ये लोग कहते हैं कि और मजहबों में तो है कि भाई हाथ कोड़े लगेंगे या हाथ काट दिया जाएगा अगर कोई चोरी हुई? वो तो होता नहीं है। इसमें तो हमारा आईपीसी चलता है, आप जानती है, सीआरपीसी चलता है। तो जब सीआरपीसी के जो कानून है, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के, सब चल रहे हैं, उसमें किसी तरह से कोई भी धर्म खतरे में नहीं आता, तो धर्म ऐसे कैसे खतरे में आ जाएगा पर्सनल लॉ में? यानी कि सिर्फ और सिर्फ जब बात आती है महिलाओं की और बच्चों की, तब आप पर्सनल लॉस को इस्तेमाल करके उनके साथ भेदभाव करते हैं। बाकी चीजों में आप बराबर मांगते हैं, तब आपको ना कोई धर्म की याद आती है ना कुछ। ये सोचने वाली बात है। मैम, दूसरी बात करेंगे, ईडी की रेड हुई है उत्तराखंड में। जो पूर्व मंत्री कांग्रेस के रह चुके हैं, उनके घर पे भी ईडी की, उनके बेटे के ऊपर भी ईडी की रेड हुई है। वहीं अतीशी का भी कहना है कि ये पूरी तरीके से ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। भाजपा विपक्ष को कहीं ना कहीं झुकाने की कोशिश कर रही है ईडी का इस्तेमाल करके। देखिए, आतिशी सिलसिलेवार झूठ बोलती हैं। ये वही आतिशी हैं जब इनके खिलाफ बहुत गंदी गंदी बातें लिखी गई और भेजा गया कुछ एक खास कॉलोनी में, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? गौतम गंभीर पर इल्जाम लगाया, क्योंकि तब वो चुनाव लड़ी थी गौतम गंभीर से, जिन्होंने उनको हराया बाद में। गौतम जी अभी एमपी हैं। तो आप यकीन नहीं करेंगे, हम लोग, गौतम गंभीर और हम लोग गए पुलिस थाने और कहा कि किसने किया है। ये सोचिए, इतनी झूठी महिला ये हैं कि अपने पर इतने गंदे इल्जाम लग रहे हैं, लेकिन उसमें भी राजनीति कर रही हैं।
और बजाय ये कहने की कि कौन कर सकता है, सीधे गौतम गंभीर पर इल्जाम लगा रही हैं। पुलिस के पास नहीं गई, प्रेस के पास गई। तो झूठ बोलने का इनका पुराना एक रिकॉर्ड है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। वैसे ही उन्होंने एक और इल्जाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी जो है तोड़ रही है, और अब हमारे जो 7 MLAs हैं उनको बुलाया है, 25-25 करोड़ रुपए की बात कर रही हैं। तो पर जब पूछा गया और जब पुलिस की कंप्लेंट आई कि बताइए, एक प्रमाण नहीं है, एक फोन नंबर नहीं है, एक नाम नहीं है। वैसे ही अब उन्होंने इस पे किया। इनका काम यही हो गया है, इनका और काम बचा नहीं है। तो सिलसिलेवार झूठ बोलने की जो आदत है तो ये उनको लग गई है, और उनके पास क्योंकि कुछ कहने को नहीं है, कुछ बचाने को नहीं है। वो जानती है किस किस तरह से उनके सारे साथियों ने मिलकर कैसे गड़बड़ घोटाले करे हैं, चाहे जल बोर्ड हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक्स हो, चाहे शराब का घोटाला हो। तो आप देखेंगे हर जगह, चाहे PWD हो, हर जगह इतने घोटाले इन्होंने किए हैं, इतनी जबरदस्त इन्होंने बदनवानी और करप्शन किया है। तो जाहिर सी बात है, जांच तो होगी, रेड तो होगी। विपक्ष की बात करेंगे मैम। अभी कुछ ही टाइम पहले PM मोदी जी का अभिभाषण था सदन में, वहां पर विपक्ष की तरफ से अब बोला जा रहा है कि PM मोदी 370 एग्जैक्ट पोलिंग चुनाव में किस तरह से जोड़ रहे हैं। मनोज झा का कहना है कि चुनाव में EVM में कुछ गड़बड़ है या तो इन्होंने कुछ लगाया हुआ है। वही अधीर रंजन चौधरी जी का भी कहना है कि कुछ न कुछ EVM में इन्होंने छुपा रखा है। तो इस पे क्या कहेंगे मैम? वो भी जानते हैं अच्छी तरह से कि वो हार रहे हैं, और अब कैसे, अब लुटिया डूब रही है तो कैसे अपने को बचाएंगे। तो बस EVM पर डाल दो, यही होता है जब खुद जीतते हैं कहीं से। कर्नाटक में नहीं हुआ था EVM के साथ छेड़छाड़, हिमाचल में नहीं हुआ था, पंजाब में नहीं हुआ था, लेकिन और जगह हो रहा है। अगर वो ये कह रहे हैं तो साफ समझ जाइए कि वो उनको भी इस बात का आभास है कि वो पूरी तरह से हार रहे हैं। एग्जैक्ट 370 कैसे, विपक्ष यही जानना चाह रहा है मैम। नहीं, आप उस पर ना जाइए, 370 पार हो सकता है, और 370 पार होगा, क्यों 370 रहे सर, 380 क्यों ना हो, 400 क्यों ना हो। तो क्योंकि आर्टिकल 370 को हम लोग ने हटाया है, तो उस 370 का वो नंबर उस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन हमें लगता है कि अब की बार 400 पार। एक मैम और सवाल राजस्थान को लेके कहूंगी कि जो 25 की 25 सीटें मोदी जी का लक्ष्य है लोकसभा की सीटें जीतने का, तो मीटिंग चल रही है, तो मैम उस बारे में कुछ आप जानकारी दे पाए तो। सीपी जोशी के यहाँ मीटिंग चल रही है, भजन लाल जी आए हैं, सांसद आए हैं सारे। जी आप मुझे पूरा यकीन है कि राजस्थान में 100% सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएंगी। कमल और कमल को ही लोग वोट देंगे, और मोदी की गारंटी ही एक ऐसी है, एकमात्र गारंटी जिसपे सबको यकीन है, और पूरी तरह से यकीन है, दिल से भी दिमाग से भी। लोग जोश के साथ, होश के साथ, पूरे मन से कमल पर मोहर लगाएंगे। तो ये थी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिन्होंने सभी सवालों का जवाब बहुत ही बेबाकी से दिया A1 TV के लिए।